है वेलकम बैक। सो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लिया है। पहले लेक्चर यानी कि 10A दैट इज़ द लास्ट लेक्चर इट वाज, और उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को रिकॉल किया। तो आज हमें स्टार्ट करना है स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेट लाइन के स्लोप को फाइंड करना। सो लेट्स सी। ओके, सो स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन को समझने के लिए हमें जानना चाहिए इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। सो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन कर लूँ। इट इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन with positive x-axis measured in anti-clockwise direction। ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको ज़रा इस फिगर से समझेंगे तो आसान रहेगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई लाइन है L और ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल होगा अगर आप मेज़र करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलते हुए लाइन की तरफ मूव करने में जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो ये एंगल मिलेगा उसे कहेंगे इस लाइन का इंक्लिनेशन। तो यहाँ जो थीटा मिला वही कहलाएगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ध्यान रहे यहाँ पे हमेशा आपको मेजर करना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए। जैसे सपोज कीजिए कि मैं ये फिर से ऐसा कोई लाइन लेता हूँ और अगर कोई मेजरमेंट यहाँ से करता है इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल सपोज कीजिए कि 30 डिग्रीज मिलता है। तो इस केस में ये 30 डिग्रीज इस लाइन का इंक्लिनेशन नहीं कहलाएगा। इनफैक्ट हमें इस लाइन के इंक्लिनेशन को फाइंड करने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेना चाहिए और वहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए फाइंड करना चाहिए कि वो कौन सा एंगल होगा। तो ये 30 डिग्रीज पहले से है तो ये होना चाहिए 150 डिग्रीज, एंड नाउ 150 डिग्रीज इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। तो आपने इसको समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं कि स्लोप क्या है। स्लोप का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, इट इज़ टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो अगर स्लोप निकालना तो स्लोप के लिए एक सिंबल है m से नोट करते हैं, और ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा, दैट्स इट। तो जो भी एंगल निकल के आएगा उसको tan के अंदर रख दीजिएगा, फिर जो वैल्यू मिलेगी वो से हम स्लोप कहेंगे उस लाइन का। इट्स सो सिंपल। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज with the y-axis measured in clockwise direction, find its slope। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास एक लाइन है जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन वो y-axis के साथ बनाता है और उसे मेजर किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए y-axis से। तो इसका स्लोप बताना है। तो पहले हम वो देखते हैं कि लाइन कैसे ओरिएंटेड होगा इस एक्सेस पे। तो सपोज़ कीजिए कि लाइन को मैंने ऐसे ओरिएंट कर रखा है, एंड देन वी हैव दिस एंगल 60 डिग्रीज। तो अगर ये 60 डिग्रीज का एंगल है तो आपको बताना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके आया होगा 60 डिग्रीज। ओके, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस लाइन का पहले इंक्लिनेशन ढूंढेंगे, यानी कि वो एंगल ढूंढेंगे जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल आउट। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, और हमें थीटा फाइंड करना है। तो क्या इस 60 डिग्रीज की मदद से थीटा निकाला सकता है? ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज, बिकॉज ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये 90 पहले से है तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। अब ये 30 आ गया तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्रीज, और थीटा की वैल्यू जैसे ही 150 आई तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उस 150 को tan के अंदर रखेंगे और फिर फर्दर इसका कैलकुलेशन करेंगे। tan 150 को लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वेयर tan इज ऑलवेज नेगेटिव। सो tan 30 डिग्रीज नेगेटिव साइन के साथ आएगा और कैलकुलेट होकर आएगा 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप मिलेगा -1/√3।
लेकिन क्या हर बार हमें एंगल चाहिए ही किसी लाइन के स्लोप को निकालने के लिए? क्योंकि हम इतने फॉर्चुनेट हर बार तो नहीं होंगे जिससे कि कोई ऐसा एंगल ही हमें बार बार मिले जिससे कि tan की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पे tan 30 tan 60 है तो इजी है, लेकिन मान लो tan 53 डिग्री आ जाए, tan 72 डिग्री आ जाए, तो उसको निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक हो सकता है जिससे हम डायरेक्टली किसी लाइन को फाइंड कर सकें, किसी लाइन के उस लाइन के दूसरे फीचर्स को यूज़ करते हुए? दूसरे फीचर्स का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट गिवन है और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें पता हों, तो क्या हम उन 2 पॉइंट्स को यूज़ करके लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? इसी को समझना है यहाँ। तो समझते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया इस लाइन के ऊपर, उस पॉइंट का नाम रखा ए एंड उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखा मैंने x1, y1। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर दूर कहीं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दूर कोई पॉइंट लिया एक बी और उसके कोऑर्डिनेट्स को रखा x1, y1, x2, y2। हमें निकालना है इस लाइन का स्लोप। तो ज़रा सोचिए, अगर हम इंक्लिनेशन के आधार पे इस लाइन का स्लोप निकालने जाएंगे तो हमें तो ये थीटा निकालना होगा, लेकिन इनफैक्ट स्लोप हमारे पास क्या है, tan थीटा। तो क्यों ना हम tan थीटा ही निकाल लें, क्योंकि tan थीटा राइट ट्रायंगल के अंदर निकाला जा सकता है। तो अब हम इस AB को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बनाने का प्रयास करेंगे। आप सोचिए, अगर B से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूं, मतलब कि ऐसा लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है। इन द सिमिलर वे अगर मैं इस A से एक ऐसा लाइन ड्रॉप करूं जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों कहीं कट करेंगे तो ये 90 डिग्रीज पे ही कट करेंगे। इतना क्लियर है आपको? और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं मान लेता हूं C। तो क्या आप बता सकते हो कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बता सकते हैं इजीली, क्योंकि ये जो AC लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू थ्रू आउट दिस लाइन सेगमेंट AC विल बी फिक्स्ड। तो केवल चेंज होगा x1 में। इसका मतलब कि अब ये जो C का x कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लिखेंगे इस B के x कोऑर्डिनेट के आधार पे, बिकॉज अब यहाँ से BC जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। यू कैन गेट दैट आइडिया व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये हो जाएगा x2 एंड कॉमा y1, बिकॉज ये x एक्सिस से सेम ऊंचाई पे है जो A रखता है x एक्सिस से। अब इसके बाद क्या हम BC को फाइंड कर सकते हैं? क्या हम AC को फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इनफैक्ट ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस। ये एंगल कितना होगा भाई? थीटा ही होगा, बिकॉज हमारे पास AC इस x एक्सिस की पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ये थीटा मिल गया। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AC। ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट। तो BC क्या होगा भाई? y2 माइनस y1 एंड AC हो जाएगा x2 माइनस x1। और इस तरीके से आपको बिना किसी एंगल को फाइंड किए हुए अगर 2 पॉइंट्स पता हो किसी लाइन के ऊपर, तो उस लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रोफाउंड टूल है मैथमेटिक्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज कीजिए A और B, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -6 एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB। तो उसको एब्रीविएट करके लिख सकते हैं MAB। इट मीन्स इट इज़ एक्चुअली टू से दैट द स्लोप ऑफ AB इज गोइंग टू बी फाउंड हियर। और ये क्या हो जाएगा? चेंज इन y कोऑर्डिनेट, दैट इज y2 माइनस y1, सो दिस इज -6 माइनस -3, और चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स इन डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 7 - 2। एंड सो व्हाट वी गेट हियर, -6 + 3 इज -3 एंड 7 - 2 इज 5। सो स्लोप मिला इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हुए जो A और B पॉइंट्स के ज्वाइनिंग से बना हुआ है।
अब हम कुछ स्लोप्स के रिलेशन जानते हैं कि अगर दो लाइंस गिवन होंगे तो उनके बीच में स्लोप्स का क्या रिलेशन होगा, उनके जो दो स्लोप्स होंगे उनमें कैसे रिलेशन होगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस के ऊपर। पैरेलल लाइंस बिल्कुल सिंपल है, अगर पैरेलल होंगे तो ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल पे इंक्लाइंड होंगे, और चूंकि इंक्लिनेशन सेम है इस वजह से दोनों के स्लोप्स भी सेम होंगे। मान लेते हैं कि पहले लाइन का स्लोप m1 है तो ये भी लिखा जाएगा tan थीटा, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो ये भी लिखा जाएगा tan थीटा, और इस तरीके से अगर लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप्स भी इक्वल होंगे एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इफ़ m1 इज इक्वल टू m2 इट इम्प्लाइज लाइन्स आर पैरेलल, एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस अगर होगा तो मान लेते हैं कि ये दो लाइंस यहाँ पे 90 डिग्रीज पे कट कर रहे हैं और हमें निकालना है इनके स्लोप्स में रिलेशन। तो पहले लाइन के लिए स्लोप मैंने मान लिया m1 लेट अस से, एंड दूसरी लाइन के लिए स्लोप मान लिया m2, एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशंस बिटवीन m1 एंड m2 इफ़ दे आर परपेंडिकुलर। तो फिर से यहाँ पे सपोज कीजिए m1 के लिए मैंने इंक्लिनेशन लिया θ1 और m2 के लिए इंक्लिनेशन लिया θ2, और इस प्रकार से आपको पता चल गया कि m1 इज़ नथिंग बट tan θ1 एंड m2 इज़ नथिंग बट tan θ2। इतना तो क्लियर है। लेकिन फिर से आप यहाँ विचार कीजिए, आप ये एंगल 90 डिग्रीज है और ये θ2 जो एंगल है वो एक्सटीरियर टू दिस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के। इसका मतलब कि इस θ2 को हम लिख सकते हैं θ1 प्लस 90 डिग्रीज। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्रीज माइनस थीटा, और अब तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो वहाँ से भी आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट θ1 प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू θ2। ऑफ कोर्स हमें चूंकि यहाँ पे tan का सारा खेल करना है, इसमें हम tan अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा tan 90 डिग्रीज माइनस θ1, सॉरी 90 डिग्रीज प्लस θ1, और राइट हैंड साइड में मिलेगा tan θ2, isn't it? Of course tan 90 प्लस थीटा इज व्हाट, 90 प्लस थीटा, यानी कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करोगे अगर θ1 अक्यूट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव cot θ1, और ये तो tan θ2 पहले से है ही। अब cot θ1 को लिख सकते हैं -1, आई मीन cot θ1 को लिख सकते हैं 1 बाय tan θ1, और यहाँ से आप फिर आगे की कार्यवाही करोगे जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा tan θ1 times tan θ2 is going to be -1, but you have assumed that tan θ1 is m1, so we can say that m1 is equal to, m1 times m2 is equal to -1, and that gives you the relation when they are perpendicular। तो क्या होगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, और अगर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो कुछ स्पेशल केसेस हुए जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं एंड पैरेलल हैं, लेकिन हर बार लाइंस परपेंडिकुलर और पैरेलल तो मिलेंगे नहीं। तो क्या हम किसी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का एंगल स्लोप्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं? इसको भी समझते हैं। तो हमने यहाँ दो लाइंस लिए हैं। फिर से सपोज कीजिए इस लाइन का स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2। ये लाइन इंडिकेट किया जा रहा है, ये स्लोप्स इंडिकेट किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए मैंने फिर से लिया θ1 एंड दूसरे लाइन के लिए हमने ले लिया स्लोप, आई मीन इंक्लिनेशन θ2। सो यू अगेन नो दैट m1 is equal to tan θ1 and m2 is equal to tan θ2. So now हमें यहाँ पर इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हम θ1 एंड θ2 को रिलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। वी कैन राइट θ2 is equal to theta plus θ1, isn't it? Of course we can, and we can just rearrange it
to write theta in the left, and we will have theta 1 minus theta 2 on the right hand side. अब इसमें फिर से tan अप्लाई करेंगे बिकॉज फिर से सारा खेल tan का है, तो ये हो जाएगा tan थीटा और इधर हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस थीटा 2, जिससे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 टाइम्स tan थीटा 2. ये पता है कहाँ से आ रहा है, tan a माइनस b के आइडेंटिटी से या फिर उसके फार्मूले, आप जो भी बस कह सकते हो कहो. अब tan थीटा 1 तो पहले से आपको पता है, दैट इज m1, सो यू राइट m1 माइनस m2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और इससे हमें मिल जाएगा थीटा की वैल्यू. यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि थीटा हमें अक्यूट एंगल फाइंड करना हो, सो यू डोंट हैव टू वरी. यहाँ पे आप सिंपल करोगे कि जो ये मिलना चाहिए रेशियो वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो इसलिए आप उसका एक सबसे अपग्रेडेड वर्जन याद कर सकते हो, जिससे कि आपको थीटा हमेशा अक्यूट ही मिले. इज अक्यूट वर्जन याद कर सकते हो जिससे कि थीटा अक्यूट मिले, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2. अगर हमें दूसरा एंगल निकालना पड़े कि जिससे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप क्या करोगे, ये थीटा निकल जाएगा, उसको 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो दूसरा वाला एंगल, मतलब यहाँ के लिए जैसे ये वाला एंगल निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हो. इट्स सो सिंपल. तो इस तरीके से हमने देखा कि स्लोप्स को हम यूज़ करके दो लाइंस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं कि वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंगल पे, या फिर ये दोनों पैरेलल हैं, या फिर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो ये थी पूरे स्लोप की कहानी, और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में, एंड उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन. तो आज आगे क्वेश्चंस करते हैं जो स्लोप्स के ऊपर आधारित हैं. लेट्स मूव. सबसे पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ऑब्वियसली पाइथागोरस हमको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, और ये राइट एंगल होना चाहिए. सो राइट एंगल का सबसे जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो क्या है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, उसमें दो साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं. बट इन फैक्ट वी डोंट नो विच टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. क्या वो इस, अगर मान लेते हैं कि ये है A, ये है B और ये है C. सो लेट मी राइट इट फर्स्ट. मैंने A कोऑर्डिनेट माना 4,4, B के कोऑर्डिनेट को माना 3,5, या यूँ कहें कि -1 एंड -1 के कोऑर्डिनेट को मैंने C नाम दिया. तो हमें ये नहीं पता है कि AB को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा और BC को जो ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगा वो परपेंडिकुलर है, या फिर AC और BC परपेंडिकुलर है, एंड सो ऑन. तो हमें क्या करना चाहिए, तीनों लाइन सेगमेंट्स का स्लोप निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो राइट एंगल पे हैं किसी कोई भी दो लाइन, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1. तो लेट्स फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B. तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4, और इससे मिलेगा क्या, 1 डिवाइडेड बाय -1, सो दिस विल गिव यू -1. इन द सिमिलर वे द स्लोप ज्वाइनिंग B एंड C, तो ये हो जाएगा क्या, -1 - 5 divided by -1 - 3, and that will give you -6 divided by -4, and so it will give you 3/2. In the similar way we can find the slope joining A and C, so we'll have -1 - 4 and -1 - 4, and so this will give you 1 only. And you can get that idea कि जो दो लाइंस हैं वो कौन कौन से हैं, AB and AC. We got that slope of AB times slope of AC rather is going to be -1. इसलिए
इन दोनों में जो कॉमन वर्टेक्स है वो है ए, दैट मीन्स ए पे राइट एंगल मिलेगा। और हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये राइट एंगल इन फैक्ट बना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। ये दो क्वेश्चंस हैं 10th एंड 11th, आपके एक्सरसाइज का ही है, एनसीईआरटी बुक का। पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। तो देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस आपका और कोई एक लाइन जो कि 3, -1 एंड 4, -2 के साथ ज्वाइंड है और इसके साथ, और ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो हम कैसे समझ सकते हैं? आप देखो, अगर इन दोनों को ज्वाइन करके हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना। स्लोप क्या मिलेगा भाई? tan थीटा। स्लोप पहले निकालते हैं, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो क्या हो जाएगा वो? -2 -1 एंड डिवाइडेड बाय 4 -3 एंड दैट विल गिव यू -1 by 1, that is -1, isn't it? yes, स्लोप तो मिल गया -1, लेकिन स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा। सो tan थीटा को लिख सकते हैं -1। अब थीटा यहाँ पे क्यों लाया गया है? बिकॉज हमें वो एंगल निकालना है, और ये थीटा वही एंगल है जो ये लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और वही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ से tan थीटा -1 है, सो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू tan, कितना ये -1 के लिए 180 डिग्री -45 डिग्री, और इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। तो थीटा यानी कि 135 डिग्री ये बता रहा है कि जो लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कहा गया द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। यहाँ पे जो टेंजेंट वर्ड यूज़ किया गया, आप ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है tan के लिए। तो फिर से क्वेश्चन देखिए, पहले लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है और m1 को मान लिया m, तो जो दूसरी लाइन का स्लोप होगा m2 उसको लेना पड़ेगा 2m, क्योंकि यही कहा गया ना कि एक लाइन का स्लोप दूसरे का दुगना है, और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका tan 1/3 है। तो मान लेते हैं कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये थीटा है, यानी कि गिवन क्या है भाई? गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, बट हमने अभी पढ़ा है कि दो लाइंस के बीच का एंगल अगर tan थीटा के द्वारा दिया जाएगा तो उसके लिए हम स्लोप्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस का साइन देना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ रेशियो क्या आने वाला है, और हम हमेशा पॉजिटिव लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? जो भी हमने m1 m2 जूम किए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो ये m1 माइनस m2 जो आएगा वो -m आएगा, मॉड होने की वजह से m आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2 दैट विल गिव यू 2m², और ये tan थीटा की वैल्यू हमें पता है वो कितना गिवन है भाई? 1/3, सो विल सब्स्टिट्यूट इट देयर, और यहाँ मिल जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m², और ये मॉड, इजंट इट? ऑफ कोर्स वी हैव। अब क्या करना चाहिए हमें? इसको सिंप्लीफाई, लेकिन इस मॉड को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस, तो लिखेंगे क्या? m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू प्लस 1/3, तो अब केवल लिखता हूँ 1/3, और आई कैन राइट m बाय 1 प्लस 2m² एंड बी -1/3। ऑलराइट, अब हमें दोनों को बारी बारी से सॉल्व करना है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व करना होगा। लेट्स सॉल्व। तो पहले हमें इस क्वाड्रेटिक को लेना होगा, और इस क्वाड्रेटिक को लेने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 2m² इज इक्वल टू 3m, जिससे 2m²
-3m + 1 = 0 हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हम इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। फैक्टर हो पाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स वी कैन। ये हो जाएगा 2m तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 एंड 1। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें m की 4 वैल्यूज़ मिली, 1/2, 1, -1/2 एंड -1। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि स्लोप्स ऑफ द लाइंस क्या हैं। तो जो पहला लाइन मिला है उस लाइन के 4 प्रकार हो सकते हैं चारों स्लोप्स के आधार पे। तो m की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी 1/2, 1, -1/2, -1। इन द सिमिलर वे जो दूसरे लाइन के स्लोप्स के बारे में विचार करेंगे तो ये हो जाएगा m2 = ट्वाइस ऑफ m। सो इस m के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा ये 1, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 2, देन -1 एंड देन -2। इसका मतलब कि अब ये जो पेयर्स हैं 1/2 एंड 1, 1 एंड 2, -1 एंड -1, -1/2 एंड -1 एंड -1 एंड -2, ये 4 पेयर्स उन दो लाइंस के लिए हैं जो इस प्रकार से इस प्लेन में स्थित हैं या हो सकते हैं जिनके लिए ये गिवन कंडीशन यहाँ पे गिवन है इनफैक्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है द 3 पॉइंट्स H0, AB एंड 0K लाई ऑन अ लाइन शो दैट दिस। आप देखिए कहा यह गया है कि एक लाइन है भाई, इस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। सो इस पॉइंट को हमने लिया A, दैट इज H, 0, B को ले लिया मैंने A, B एंड C को ले लिया मैंने 0, K। इसने साफ कहा है कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो हमें शो करना है ये चीज़। अब सोचिए इस लाइन का स्लोप किसी भी 2 पॉइंट से लेंगे तो सेम ही तो आएगा। इसका मतलब कि अगर मैं A और B को ज्वाइन करके उस लाइन के सेगमेंट का स्लोप निकालूं या फिर B और C को ज्वाइन करके उस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालूं, थ्रू आउट उस लाइन का स्लोप तो सेम निकलने वाला है। दैट मीन्स मैथमेटिकली वी अंडरस्टैंड व्हाट स्लोप ज्वाइनिंग A एंड B is equal to slope joining B and C, or you can also say slope joining A and C, doesn't matter। let us see m slope AB कैसे लिखेंगे, B - 0 divided by A - H, and m joining slope B and C, I mean slope joining B and C, will be K - B divided by 0 - A, and now you have to rearrange it। So there will be B divided by A - H on the left and K - B divided by -A on the right। Now this will give you negative AB और यहाँ हो जाएगा K - B times A - H। Now this negative AB and this is KA minus KH, negative AB and plus HB। so यहाँ से negative AB और negative AB कैंसिल हो जाएगा और बाकियों को आप अरेंज करना जानते हो। तो ये जो KA और HB है इसको आप एक साथ रखिए एक साइड, और इस KH को आप राइट हैंड साइड छोड़ सकते हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, तो इस KH से डिवाइड कर सकते हैं। आगे करते हैं, यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा A बाय H बिकॉज K कैंसिल होगा, और यहाँ बच जाएगा B बाय K और इधर हो जाएगा 1, एंड दैट वी हैड टू प्रूव इन फैक्ट। सो दैट इज द प्रूफ। बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में स्लोप का यूज़ है, जो अभी हमने यूज़ देखा है जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसा ही एप्लीकेशन यहाँ पे करना है स्लोप का। कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, population and year graph। there's a population on the x-axis, population in the y-axis and year on the x-axis। find the slope of the line AB and using it
find what will be the population in the year 2010। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पे जो भी इस लाइन के पॉइंट्स हैं वो ईयर और पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, दैट इज़ 97 माइनस 92 एंड 1995 minus 1985. So you will get what? The gradient or the slope AB is 5 divided by 10 and so it is 1/2. Slope मिल गया इसका 1/2। हमें निकालना है क्या, पॉपुलेशन इन ईयर 2010। सपोज कीजिए मैंने इस लाइन को अगर आगे एक्सटेंड किया होता लाइक दिस, तो उस केस में यहाँ पर जो पॉइंट आता इसको हम लिख सकते थे ना 2010 एंड कॉमा समथिंग, वी डोंट नो दैट समथिंग, और इसको मैं मान लेता हूँ y। तो अब आप सोचिए, इसको मैं पॉइंट अगर c लिखूँगा, सो अगेन वी कैन से दैट द ग्रेडियंट ज्वाइनिंग BC और ग्रेडियंट ज्वाइनिंग AB शुड बी द सेम, इजंट इट? ऑफ कोर्स वी हैव। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 2010 माइनस 1995, तो ये 15 सालों का गैप है, ये हो जाएगा 15। now इन दोनों को बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/2 शुड बी इक्वल टू y माइनस 97 डिवाइडेड बाय 15, और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 97 प्लस 15/2। So it is 97 and plus 7.5, so this is going to be 104.5. So 104.5 crores जो होगा वो 2010 में पॉपुलेशन होगा। Alright, so this was lecture number 10B, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये समझा, और साथ ही साथ हमने ये समझा कि स्ट्रेट लाइंस अगर गिवन हो एक से ज़्यादा तो उनमें उनके स्लोप्स के बीच में कैसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जो कि NCERT बुक यानी कि आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए थे। अगले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन को इनफैक्ट स्टार्ट करेंगे और वहाँ समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे हम लोग लिख पाते हैं और कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स हैं इस स्ट्रेट लाइन को लिखने के लिए। सो टिल देन अगेन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स with Sanyam. Thanks.